सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब और उसामा गाजी साहब। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए एक वायरल होती है लंदन के एक मकामी होटल से, और उसके बाद एक डिबेट खड़ी हो जाती है कि वो नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके प्लेटलेट्स इतने ऊपर नीचे जा रहे हैं कि उनका पाकिस्तान से सफ़र करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके लिए एयर एम्बुलेंस जो है मंगाई गई, और जिस तरीके से उनको जेल से निकाला गया, नैब से निकाला गया, फिर हॉस्पिटल भेजा गया, फिर उसके बाद उनको घर भेजा गया, और फिर लंदन में ये जवाज़ बनाया गया और इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि जनाब एक सज़ा याफ्ता मुजरम को अगर बाहर ना भेजा गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लंदन के अंदर सियासी बैठक्स हो, मीटिंग्स हों, कॉर्नर मीटिंग हों, चहलकदमियाँ हों, खाबे हों, वो सवाए इलाज के सब कुछ नवाज शरीफ साहब ने कराया। तो अब रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो इस पे मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले डोगर साहब, चूँकि बहुत वो क्लोजली इस चीज़ को देखते रहे हैं कि हाई कोर्ट में जब प्रोसीडिंग हो रही थी और किस तरह बोर्ड बनते रहे और उनकी जो रिपोर्ट्स आती रही और डॉक्टर अदनान जो है उनके ट्वीट्स आते रहे, तो पूरी कौम को जिस तरह से अपीलें करके दुआएं मंगवाएंगी उनकी सेहत के हवाले से, ज़ाहिर बात है पूरी कौम का कंसर्न था कि एक लीडर है पाकिस्तान का जो भी है, बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन ये जो सामने चीज़ें जब वो गए उस वक्त भी जिस तरह अंगूठा दिखा के और इशाश बिशाश, और उसके बाद ये सारे मामला, और हुसैन नवाज़ का ऊपर से एक इंटरव्यू आया कि उनके लिए वो हवा खोरी के लिए यानी बसार खोरी कर रहे थे, यानी होटल के अंदर जाके खाना खाने को वो कह रहे हैं ये हवा खोरी के लिए बड़ा मजबूरी किया हमने उनको, और एकदम से वो सारे लोग भी इकट्ठे हो गए और वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग और खाने भी अनवा अक़साम के आ गए। ये अगर इस तरह की हवा खोरी है और उसको भी जस्टिफाई वो कर रहे थे बड़ी धड़ल्ले से। तो डोगर साहब ये क्या मामला है? अब तो हुकूमत भी बिलाखिर उस तस्वीर के बाद हरकत में आई है, तो क्या आप देख रहे हैं इस मामले के अंदर कि जो टाइम दिया गया था? खरल साहब, सबसे पहले आप देखिए कि वो क्या सिनेरियो था, वो क्या सूरत-ए-हाल थी जब मियां नवाज शरीफ जो है उनको यहाँ से लंदन भेजा गया 6 हफ्तों के लिए कि वो अपना इलाज हुआ। सबसे पहले वो नैब ऑफिस में जाते हैं, नैब ऑफिस से एकदम उनकी तबीयत खराब होती है, वहाँ से उनको फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है, वहाँ पर उनकी बेल होती है, वहाँ पर मीडिया के सामने मियां नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन मीडिया को बताया जाता है कि जो हालत है वो इंतहाई क्रिटिकल है। मैंने वो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग अटेंड की, वो बस सारे अदालत में मैं बैठा रहा, वहाँ सारे डॉक्टर के आर्गूमेंट सुनता रहा, पंजाब गवर्नमेंट के आर्गूमेंट सुनता रहा, पंजाब हेल्थ मिनिस्टर के आर्गूमेंट सुनता रहा कि जनाब अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ पर रह गए, यहाँ से बाहर ना गए तो उनकी जान को खतरा है। वो डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि हमने उन्हें मना किया कि आपने ब्रश नहीं करना, आपके दम से खून आया वो खतरा है। प्लेनेट जो है वो 2000 रह गई है, प्लेनेट चेहरा जो है पूछना शुरू हो गया है। फिर जो जाती उमरा उनके कमरे में जो जाता है वो ग्लव पहन के जाता है, फिर लाइव होकर जाता है, फिर मरियम और डॉक्टर को इजाजत है अंदर जाने की, और कोई अंदर जा नहीं सकता। इतनी क्रिटिकल सूरत-ए-हाल है। मियां साहब जो है वो अगर 2-4 दिन ऊपर हो गए, गवर्नमेंट ने ईटीएस से नाम ना निकाला, उनको बाहर ना दी तो कुछ भी बाहर जाने की इजाजत ना दी तो कुछ भी हो सकता है। अब वो लंदन चले जाते हैं। लंदन को आज मेरा ख्याल है कि 6 हफ्ते के लिए गए थे, आज कुछ 7-8 हफ्ते हो गए हैं उनको वहाँ पर गए हुए, और अभी तक उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट कराई, कहीं से अपना इलाज नहीं शुरू कराया। वो अपने बेटे के पास घर में बैठे हुए हैं, उनको वो करजई साहब मिलने आ रहे हैं, वो लंदन में पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। अब वो हवाखोरी के लिए, अब डॉक्टरों ने कहा जी आप हवाखोरी करें, घर से बाहर निकलें, और जनाब वो बाहर निकल गए और जनाब वहाँ पे वो सैरे कर रहे हैं, होटलों के खाने खा रहे हैं। और यहाँ पर पंजाब में 6 हफ्ते के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट भेजनी थी, वो जनाब उनका जो वकील साहब हैं उन्होंने जो पिछली मेडिकल रिपोर्ट थी ना, जो यहाँ से जो मेडिकल टेस्ट यहाँ से करवाए थे, उसकी एक समरी बना के भेज दी। लंदन के किसी अस्पताल की कोई रिपोर्ट नहीं है खल साहब, किसी अस्पताल की कोई रिपोर्ट नहीं है।
जो उनकी साबका मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनकी एक समरी बना के भेज दी कि जी हालत बड़ी क्रिटिकल है और ये है और वो है और ऐसे, जिसे हेल्थ डिपार्टमेंट में ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ था उसने रिजेक्ट कर दिया। अब महकमा दाखिला जो है उन्होंने कहा जी 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी अपडेटेड लेटेस्ट रिपोर्ट भिजवाई जाए। अब वो रिपोर्ट जो है वो आज अब देखते हैं उसामा साहब रिपोर्ट थी वो भी रिपोर्ट आ गई है। साहब एक मिनट जी जी। अब मैंने आज पंजाब गवर्नमेंट के एक बड़े ताकतवर आदमी से पूछा कि मैंने कहा जी अगर मियाँ साहब मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनाते तो फिर आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमने क्या करना है, हम कोर्ट में लिख के दे देंगे कि जी हमने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी वो उन्होंने दी नहीं, तो वो कोर्ट में वो भी अपनी कोई झूठी सच्ची मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा देंगे, फिर कोर्ट जाने और वो जाने। तो ये तो सूरत हाल है कि इनके पास। डॉक्टर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं उसामा साहब थोड़ी इस पे अपडेट दूंगा। जो आपने बड़ी अहम खबर दी कि पंजाब हुकूमत की जो अहम शख्सियत ताकतवर जो मुतलका जो कंसर्न है उनसे बात आपकी हुई। उसामा साहब मामला ये है कि एक तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो रिपोर्ट होगी वो वेरीफाइड होगी, सफारत खाना जो बरतानिया में पाकिस्तान का है उससे अटेस्टेड होगी, नंबर एक। दूसरा ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर ग्रंटर यकीन दानी उन्होंने एफिडेविट दिया था, नवाज शरीफ साहब ने भी। तीसरा ये था कि जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा वो रिपोर्ट देंगे। अब ये जो सामने चीज़ आई 48 घंटों में जो रिपोर्ट तलब करने की बात आई, 6 हफ्ते में नवाज शरीफ का कोई इलाज नहीं हुआ, ये बात भी सामने आ गई। किस बुनियाद पर मज़ीद वक्त दिया जाए, ये पंजाब हुकूमत का स्टांस आ गया। अब मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की फौरी रिपोर्ट भिजवाने की बारे में बात हो रही है, जो डोगर साहब ने समरी का बताया 23 दिसंबर को ज़मानत क़याम में तोसीक़ की दरख्वास्त दी थी, जिस पर कि वकील ख्वाजा आरस को ख़त लिखा था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में ने मेडिकल रिपोर्ट्स के असूल के लिए नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज को ख़त लिखने का कहा। ये पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने कहा कि ये जो मामला 23 दिसंबर को उन्होंने कहा जी आप उनके ज़ाती मुआलिज को ख़त लिखें, ये वकील उनके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर अदनान और अतात तारड़ को भी ख़त लिख दिया है। इसके अलावा वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जासिम रासद भी डॉक्टर अदनान से रब्ता करके ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स मांग चुकी हैं। अब ये सारा सिनेरियो सामने आ गया। अब क्या आप देख रहे हैं कि जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक और ट्वीट और सोशल मीडिया पे ये मामला, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से कोर्ट की कंप्लाइंस नहीं हो रही, वो आराम से बैठे हुए हैं, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? एक्सटेंशन भी उनको बैठे हुए हैं, जारी बात है। जी उसामा साहब। अच्छा करण साहब, मुझे तो ऐसे लगता है वो बाबर डोगर साहब ने जिस तरह बताया ना कि जी पंजाब के उन्होंने एक आला शख्सियत से पूछा जी आप क्या करेंगे, तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया। वो किसी ने पूछा कि जी अगर जंगल में आप जा रहे हो और अचानक सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी मैंने क्या करना है, जो करना है फिर शेर नहीं करना है। तो यहाँ ना मुझे माजिद के साथ लगता है कोई इदारे इतने स्ट्रॉन्ग है, मियाँ साहब चले गए हैं, अब जो डिसाइड करना है वो मियाँ साहब ने करना है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं करना। रिपोर्ट जिस तरह की वो चाहेंगे भेज देंगे। मैं तो करना चाहता हूँ क्योंकि यकीन जाने कि मुझे अभी भी यकीन अपनी सेहत के बारे में झूठ बोल सकता है इस लेवल पर कि देखिए मशीनरी हिल गई थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि जी को कुछ हो गया तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल जनाब वज़ीर आला पंजाब की ड्यूटी, वज़ीर सेहत की ड्यूटी, तैयारा वहाँ पर मौजूद है, ये कुछ ना हो जाए। मरियम को जनाब कहा कि हाँ जी आप जाकर अपने वालिद के साथ, वो पूरी रियासत हमारी हिल के रह गई थी और तमाम जमातें कह रही थी कि इमरान खान कितना जालिम है, ये बाहर नहीं जाने दे रहा, ये नहीं कह रहा और ये इसलिए से फौरन नाम निकाले। फिर वो जिस तरह से केस बना वो बॉन्ड देकर जाए, उसके बारे में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। लेकिन मुझे ये बताएं खरल साहब, आप पहले दिन से कह रहे थे कि ये कुछ ड्रामा है, लेकिन क्या उस वक्त जो मेडिकल बोर्ड था उसको तो नहीं मैनेज किया जा सका जो पंजाब में था? डॉक्टर यासीन राशिद साहब खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा, तो क्या कोई ऐसी दवाइयां इनको दी गई डॉक्टर के इनकी प्लेटलेट काउंट ही नहीं कंट्रोल हो रहा था और ये सारा कुछ मैनेज था आपकी नजर में? आपको क्या लगता है? देखिए उसामा साहब, मामला ये है कि हम भी करीब थे, डोगर साहब भी करीब थे। डोगर साहब से मैं आता हूँ, जो जिस तरीके से ट्वीट्स हो रहे थे, जो रिपोर्ट्स के प्लेटलेट काउंट्स बता रहे थे, हम डोगर साहब की और मेरी जितने भी सीनियर डॉक्टर से बात हुई वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि इतने कम प्लेटलेट्स पे बंदा सर्वाइव कैसे कर रहा है। और जितने मुरगन उनको खाने आते थे घर से, एक लंबा चौड़ा मेन्यू डोगर साहब बार बार बताते रहे हैं, वो एक आम नॉर्मल अच्छा खासा सेहतमंद इंसान ही खा सकता है। जिस बंदे के प्लेटलेट इतने कम हो जाएं और वो कंट्रोल में ना हो रहे हैं, इतने ज़्यादा खाने और जिस तरीके से सारा एक मैनेज हो रहा था, मैनिपुलेशन हो रही थी, मुझे तो इस पर कोई डाउट नहीं है कि उसमें मैनिपुलेशन हो रही थी। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी, कहानियाँ
गढ़ी जा रही थी, क्या ये जस्टिफाइड थी बातें? खरल साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ना चाहिए ना, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाई, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड किया, जिन्होंने अदालतों को मिसलीड किया, जो खुद कहती रही कि मियां साहब की तबीयत बड़ी खराब है, जो खुद कहती रही कि उनके प्लेटलेट जो है 2000 तक रह गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, वो मीडिया को ब्रीफ करती रही है। रिपोर्ट्स तो डॉक्टर्स ने बनाई है, वो रिपोर्ट्स तो डॉक्टर ने बताई, बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत के वो मुलाजम थे, लेकिन रिपोर्ट तो डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट्स नहीं बनाई। सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद डॉक्टर हैं, खुद वो बेहतर जानती हैं। सर्विस अस्पताल में वो हर टाइम बैठी रहती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती थी, वो जिम्मेदारी से कहती रही है कि वो बीमार है। आज वो कह रही है बीमार नहीं है, उसको वो कहती थी बीमार है। पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुहासबा आना चाहिए, इनकी इंक्वायरी लगनी चाहिए कि भाई आप उस वक्त कुछ कह रही थी, आज आप कुछ कह रही हैं। पहली रिपोर्ट ठीक थी, अब की रिपोर्ट ठीक है, असल चीज क्या है, असल मामला क्या है? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अदनान ने ऐसी दवाइयां दे दी हो कि वो प्लेटलेट्स कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। रिपोर्ट्स में तो यही आ रहा था कि प्लेटलेट्स जो है वो डाउन है, जो भी कर रहे हैं और प्लेटलेट्स ऊपर नहीं आ रहे। देखिए उसामा साहब, ये ऐसी अजम्पशन हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अलहदा बात है कि जो हुसैन नवाज साहब करें, उनको हक है कि वो जहर खुरानी की बात भी उन्होंने बना ली। डॉक्टर अदनान साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया है। आपने देखा ना, 2 दफा ट्वीट्स आए, पहले आया, फिर लंदन में जब गया फिर आ गया। क्या जहर खुरानी की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? अगर ये उन्होंने दुर्फ इतनी छोड़ी है, अगर सही बात है या गलत है, क्या इस मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए आला सती? कि उनके बेटे कह रहे हैं, उनके जो मुआलिज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया, तो जहर किसने दिया? खाना कहां से आता था? खाना कौन बनाता था? फिर रहे हैं आप लंदन में, वो फिर रहे हैं होटलों में, वो खाने खा रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, कौन सी जहर खुरानी? वो तो ड्रामा दिखाया जा रहा है, ड्रामेबाजी है। आप देखें, असल सिचुएशन देखें ना कि उनको कहां से लग रहा है कि वो जहर खुरानी है। मेरा तो सवाल, उसको तो छोड़ दें, मेरा तो असल सवाल है डॉक्टर यास्मीन राशिद से कि मैडम आप ये कहती रही हैं, आपने वो रिपोर्टें, आपकी जेर क़यादत वो रिपोर्टें बनती रही हैं। डॉक्टर याद महमूद जो थे वो आपके अंडर थे, जो भी टेस्ट हुए उसका आपको पता होना चाहिए। आप लेकिन डॉक्टर साहब, चले वो सच्ची झूठी रिपोर्टें तो पहले भी आदमी मुजरम है, स्विंडलर है, एक्चुअल है, पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली कैलबरी फाउंड सारी वो ट्रस्ट डीड सारी वो जालसाजियां की। वो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया कि आप झूठे हैं, सादक और अमीन नहीं है। मामला ये है कि ये जो हाई कोर्ट ने उनको एक टाइम दिया था, हुकूमत को कहा था कि आप इनकी मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे डिटरमिन करके उनको या एक्सटेंशन दें, या एक उनके अंडरटेकिंग ली गई थी। शहबाज शरीफ जो अंडरटेकिंग देने वाला है वो बाहर बैठ के जाके, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, बाकी भी वहाँ पे सारे मामलात हो रहे हैं। वो तो एक ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना खास काम जहाँ पाक। अब IMF की शरायत है और अवाम की जेबों से 54 करोड़ डॉलर निकलवाए जा रहे हैं और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। उसामा साहब, ये तीसरी किस्त जो है, ये एक वो कहते हैं ना कि तरक्की, जो कम तरक्की पजीर ममालिक है उनके लिए एक ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो किस तरीके से लोगों की और इकॉनमी और हुकूमतों को किस तरह से एक भयानक तरीके से फंसाया जाता है कि अब ये जो 40 अरब रुपए और 214% अब गैस के नरखों में इजाफा हो गया है। मुतवक्का बिजली के बिलों के जरिए 40 अरब वसूल किए जाएंगे और 2020 के पहले 3 माह पर भारी, अवाम पर भारी, बिजली गैस के हम पर फूटने को तैयार। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कोई अवाम का गोश्त, हड्डियाँ, गुदा को बचा है कि अभी मजीद 40 अरब का बोझ, 214% गैस और महंगी करनी है। 2-500 वाले गैस वाले जो बिल था जिनका, उनका 60 हज़ार आ रहा है। बिजली का बिल जिनका 5-10 हज़ार था, उनका 20-40 हज़ार आ रहा है। अभी और 214% इजाफा और 40 अरब बिजली के मद में, तो अवाम ये कहाँ से लाएंगे पैसे? एक बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, तो किधर जाए अवाम? बस करल साहब, ये एक अजीब अजाब में अब कौम फंस चुकी है और मुझे तो ये लगता है कि ऑपोजिशन की दुनिया और होती है और हुकूमत की दुनिया और। इमरान खान साहब क्या करते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब तो ये लगता है कि खुदकुशी तो अवाम पर आ गई है। इसके बाद अब 54 करोड़ डॉलर ये गरीब लोग किधर से देंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन अब मामला ये है, मसला ये है कि ना तो ये हुकूमत अब उस तरह नोट छाप सकती है कि पिछली हुकूमतें छाप लेती थी,
1200 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट हो चुका है। हुकूमत कहती है कि हमने कमाल कर दिया और 10 अरब रुपए महाना पर ले आए हैं। पहले ये कुछ 30 अरब रुपए तक और इससे भी ऊपर 60 अरब रुपए तक चला गया था। तो इतना तो बुरा हाल था यहाँ पर, क्योंकि बिजली बंद महंगी रही है, उसमें लाइन लॉसेज है, चोरी है, इदारे बिजली के बिल देते नहीं है, ना तो सरकारी महकमे देते हैं, मुझे तो लगता है ना पार्लियामेंट का, ना वज़ीर आज़म हाउस का, ना यहाँ पर पुलिस के थानों का बिल जाता है। बेशुमार ऐसे महकमे हैं जिनका बिल जाता नहीं है, वो फिर आवाम से वसूल होना है। अब वो 1200 अरब रुपया किधर से? IMF कहता है कि जनाब हमने तो कर्ज इसी शर्त पर दे रहे हैं कि कर्ज वापस भी होना है और सूद, और उसके लिए आप ये जो सर्कुलर डेट है आपने ये खत्म करना है। तो जितनी भी बिजली और गैस महंगी करनी पड़े आप करें, हम इससे क्या कर्ज है? हमने तो पैसे पूरे लेने हैं आपसे, आपको हम पैसे और अगली किस्त ही तब देंगे। और अगर IMF के प्रोग्राम से अगर आप बीच में निकल जाते हैं तो फिर तो आपकी इकोनॉमी पर बड़े सवाल बन जाएंगे और बड़े मसाइल हो जाएंगे कि ये तो जनाब पैसे भी वापस नहीं कर सकते, तो मजीद कोई डोनर आपको पैसे देगा नहीं। अब ये मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कोई हाल है कि IMF की शर्त माने। अब आपने लिख कर दिया हुआ है, मुआहदा किया हुआ है, और वो इस दफा इतने वो हो गए हैं आपसे बदजन कि वो कहते हैं कि हर किस्त में हम आपकी कारकर्दगी देखेंगे। अब ये 54 करोड़ डॉलर जब कौम पर थोपे जाएंगे तो अगली किस्त तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलनी। जी डोगर साहब, ये किस तरह फिर आवाम की तो जान चक्की में जो पिस रही है कैसे छूटेगी? आवाम ने तो बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे, देखे थे, तो तब्दीली ये तब्दीली है जिसके लिए आवाम ने ख्वाब देखे थे। खैरल साहब, वो जो गवर्नर हाउसेस को इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, तो अफसरान से सरकार बड़ी बड़ी कोठियां लेके उनकी नीलामी करनी थी, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को बांटना था, अकाउंटेबिलिटी करनी थी, 22 अरबों डॉलर वापस लेके आने थे, इनकी यहाँ पर इनका यहाँ एहतसाब होना था। वो सारा कुछ कहाँ पर है? वो तो सारा कुछ NRO हो गया। वो जो बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनसे लुटा माल निकालना, उनके साथ भी NRO कर लिया है। वो जो ज़मीनें वागजात करानी थी सरकारी, उससे भी उसके साथ भी NRO हो गया। अफसरशाही अपनी मौजें उड़ा रही हैं, जो हुकूमत है वो अपनी मौजें उड़ा रही है। मिनिस्टर देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउस के खर्चे देख लें, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जो माजी में चल रहा था। कोई एक बंदा अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकला, किसी एक से उसकी रहायशगाह नहीं लगी। हाँ, गरीब का नवाला छीन लिया गया है, गरीब की ऐसे सांस जो ले रहा था वो सांसें लेना उसको दुश्वार कर दिया गया है। बेरोज़गारी वो अपने अरूज पर है, उसके बाद महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। एक तरफ इमरान खान साहब जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, उससे अगले दिन वो एक मीटिंग चेयर करते हैं कि जनाब आके सारे बैठ जाओ, बताएं महंगाई कम कैसे करनी है। और भाई आप देखें कि आप खुद ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं। हुकूमत जो है उसकी रिट कोई नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अब खान साहब के लिए पास भी लास्ट चांस है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर जिन्होंने परफॉर्म करना वो आ जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब ये अगले 3-4 महीने ही हैं आपके पास, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। 3-4 महीनों में अगर तो आप लोगों को रिलीफ दे सके, अगर आपने कुछ परफॉर्म कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचने वाले और भी बड़ा कुछ सोच रहे हैं, और भी बड़े ऑप्शन रखकर बैठे हुए हैं। इस तरह से हुकूमत नहीं चल सकती। पंजाब में आपने एक नालायक वज़ीर आला लगा दिया, उससे डिलीवर नहीं हुआ तो आपने फिर ब्यूरोक्रेसी जो है उसके जरिए से हुकूमत चला रहे हैं। वज़ीर आला साहब वो ब्यूरोक्रेसी की बंद नहीं रही, रोज़ाना साजिशों का गढ़ बना हुआ है। ब्यूरोक्रेसी अगर डिलीवर कर रही तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। उनके हमारे खांचे क्यों नहीं लग रहे, हमें क्यों नहीं इसमें अकोमोडेट किया जा रहा। वो जो सियासी भर्तियाँ होनी थी, वो जो सियासी लूटमार होनी थी, वो सारी बंद हुई है, उस पर भी साजिशें हो रही हैं। तो इस तरह से तो नहीं चल सकती। यहाँ तो हुकूमत तो ये था कि आपको तो हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, कोई लोगों के लिए राहत होगी, कोई अफसरान अपने दरवाजे खोल देंगे, मिनिस्टर जो है वो लोगों को सर्व करेंगे। यहाँ पर यह है कि मिनिस्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मिनिस्टर जो है आप उनकी स्टेटमेंट सुनते रहें, आपके अपने अलाई आपसे खुश नहीं है। MKM रो रही कि जी हमारे साथ जो तरक्याती वादे किए गए थे, तरक्याती पैकेज के वो नहीं पूरे किए गए। जो पीर पगाड़ा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जी हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए। मैंगल साहब खुद नाराज हैं। आप ना अपने इत्तेहादियों को खुश कर पाए, ना अपने वोटर्स को खुश कर पाए, ना आपसे कोई अपोजिशन खुश है।
तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ये गवर्नमेंट चल कैसे अच्छा रही है। जी, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं। उसामा साहब को आपको समझ आ रही है कि ये जो अवाम ने एक मैंडेट जो ख्वाब दिखाए गए थे और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से अवाम को जो रिलीफ मिल रहा है, क्या समझ रहे हैं आपके जो ऑप्शन का डोगर साहब ने जिक्र किया कि सोचने वाले सोच रहे हैं। अवाम पीपल्स पार्टी को आजमा चुके, अवाम नून लीग को आजमा चुके, 30-30 साल से उन्होंने भी बारियां बनाई हुई थी। अब और चौथी कुव्वत किधर से आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? अगर ये भी नाकाम हो जाते हैं, उम्मीद की एक आखिरी किरण के तौर पर इनको एक अगर मौका मिला है, तो अगर ये डिलीवर करने में नाकाम हो जाते तो फिर ऑप्शन आगे क्या रह जाते हैं जो डोगर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है। जी उसामा साहब। वो शहबाज साहब ने तो जूते अपने कसे हुए हैं और वो तो शेरवानी उन्होंने सिलवाई हुई है। वो अब भी अपने कारकुनों को पैगाम ये दे रहे हैं कि देखो सब चीजें ठीक हो रही हैं, सब हमारे मुताबिक हो रही हैं, आर्मी एक्ट पास हो गया, बस अब देखो हमारी बारी आने वाली है। वो अपने कारकुनों को ये सुना रहे हैं और वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को क्यों साथ मिलाने की बात कर रही है। मेंगल साहब भी कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। काफ लीग पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ जा चुकी है, नून लीग उनको पहले ही ऑफर करवा चुकी है कि आप जा सकते हैं, वो अपना दबाव डाल रहे हैं। तो ये तो वाकई किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में सियासत में कोई अर्थे आखिर तो होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बाबर डोगर साहब ने बातें कही हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक शुरू में कोशिश की थी इमरान खान साहब ने, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी बाइट्स, वो फिर उनको पता नहीं हकीकत पसंदी की तरफ आना पड़ गया। अब वो एहतसाब भी भूल गए हैं। शुरू में तो भैंसें भी बेची थी और गाड़ियां भी बेची थी, लेकिन खरल साहब मुझे लगता है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि वो भैंसें बेचना और गाड़ियां बेचने के बाद आगे अब उन्होंने सरकारी जमीनों का कहा तो है, दुबई में एक्सपो लग रहा है और जो सरकारी जमीनें बेकार पड़ी है वो हम बेचेंगे, मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, फाइट करेंगे, फिर हम आवाम से कहेंगे। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि आवाम से ही जो कुछ हो रहा है, खुद अभी तक मुझे तो नहीं कोई नजर आई कोई बड़ी सरकारी। देखिए उसामा साहब, बिल्कुल आपने जो बात की है, खान साहब ने जो वादे किए थे, जारी बात है आप उनकी हुकूमत है, उन्होंने कहा था कि हम जो कमिश्नर की, जो डिप्टी कमिश्नर की जो राइशें हैं, राइशगाह हैं, और डोगर साहब को और मैं जानते हैं कि वो कई किनाल्स पे एक एक जो कमिश्नर हाउस है, जो एक एक डिप्टी कमिश्नर का घर है, जो एसएसपी का डीपीओ का, वो एकड़ों में किनालों में है और वो शहरों के कमर्शियल एरियाज में प्राइम, और वो अरबों रुपए उससे हासिल हो सकते हैं और उनको छोटे घरों में महदूद किया जाए। गवर्नर हाउसेज जो हैं आपके, वो अरबों रुपए उनसे मिल सकते हैं, वहां पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन सकते हैं, वो हमेशा के लिए इनकम आपकी आ सकती है। लेकिन मामला क्या है, ना तो गवर्नर साहबान जो है वो किसी और छोटी इमारत में जाने के लिए तैयार हैं, ना चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी और छोटी इमारत में जाने के लिए तैयार है। देखिए ना, इमरान इस्माइल साहब को आपको निकालेंगे गवर्नर, उससे कभी निकलने के लिए तैयार नहीं। चौधरी सरवर साहब हमारे दोस्त हैं, वो चंबा हाउस एक दिन गए थे, मैंने पूछा उन महकमे वाले लोगों के, वो आए थे जब इमरान खान साहब शुरू में कहा, तो उनका उन्हें नाक चढ़ाया, उनका इसमें मैं रहूंगा। जो GOR1 में चंबा हाउस, जहाँ पे नैब का पहले दफ्तर होता है डोगर साहब, उनका इस जगह पे मैं रहूंगा। तो मामला ये है कि ये चीजें इससे आ सकते थे अरबों रुपए, वो नहीं हुए। फिर आपने कहा कि 200 अरब डॉलर हम स्विस बैंक से लाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर आपने कहा डाकुओं और चोरों से अरबों रुपए हम लाएंगे, वो डाकुओं और चोरों को तो NRO मिल गया, वो तो बल्कि आगे फिर सुहाने ख्वाब, जिस तरह उसामा साहब आपने इशारा किया कि वो दोबारा से शेरवानियां तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बात उसामा साहब मैं बता दूं, ना तो MQM जो है वो जाने वाली है, वो भी इसी तनख्वाह पे काम करेगी। काफ लीग बुजदार साहब और PTI को कभी नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं आपको बात तैयार करूंगा। ये जो ख्वाब सुहाने और ये पिस तरह पहले चूरन बेचा है इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, ये चूरन बिकने वाला नहीं है। अपनी नाहलियों से हुकूमत गिरेगी, अपने वजन से गिरेगी। नून लीग और पार्टी इसको नहीं गिरा सकते। यहां पे टाइम ब्रेक है और ब्रेक के बाद सेफ अथॉरिटी जो है पंजाब, उसकी मनसूबा बंद होने के करीब है और आगे जो डॉन ग्रुप की मुजरमाना खामोशी है उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेफ सिटी मंसूबा लाहौर में शुरू हुआ और इसके बड़े चर्चे थे और कई मुजरिमों को पकड़ा गया है इसी मंसूबे के तहत। पूरे शहर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और उनके जरिए अगर कोई जुर्म होता है तो पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। यही नहीं, कई दहशतगर्दों की शनाख्त हुई, उनके सहूलतकारों की शनाख्त हुई। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि फंड्स की कमी की वजह से ये मंसूबा खतरे में पड़ चुका है। बाबर डोगर साहब, क्यों ऐसा हुआ है? बुजदार साहब तो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के इन्होंने कमाल कर दिया है, लेकिन जो शहबाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबे थे वो भी इनसे नहीं चल पा रहे
और जो तरक्याती फंड्स हैं वो इनसे नहीं खर्च हो रहे हैं। ये क्या हाल हो गया फिर पंजाब का? और आपने ये खबर भी ब्रेक की थी कि ये तो अपने फंड्स भी पूरी तरह नहीं लगा सके और अब ये कह रहे हैं कि जी सेफ सिटी के लिए फंड्स नहीं है, ये फिर क्या है? देखिए उसामा साहब, वसीम अकरम प्लस साहब जो भी करते हैं वो कमाल ही करते हैं, और कमाल भी बेइंतहा कमाल करते हैं। उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जो है उसको एक्सटेंड कर दिया डीजी खान तौंसा तक, और तौंसा के लिए जो लाहौर के और ये जो दूसरे शहरों के मेंटेनेंस के जो फंड थे ये सारे ट्रांसफर कर दिए डीजी खान और तौंसा चीफ में। वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, ज़मीन एक्वायर हो रही है, कैमरे लग रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने हवावे कंपनी को जो 26 करोड़ रुपया देना था और जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी वो दी नहीं है। यानी कि ना इनको मेंटेनेंस की कॉस्ट दी है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े शहरों में, जहाँ पर क्राइम है, जहाँ पर रोजाना के बेतहाशा इश्यूज हैं, मतलब लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ये बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, वहां पर कोई एक फंड नहीं दिया गया, उनको मेंटेनेंस के फंड नहीं दिए गए। हवावे कंपनी जिसके साथ इनका एग्रीमेंट है उसको 26 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं हो सकी, लेकिन डीजी खां और तौंसा चीफ में बिल्डिंग बनाने के लिए, कैमरे लगाने के लिए बेतहाशा फंड दे दिए गए हैं। तो मैं हैरान हूं कि अंदाजा लगा लें आपके लाहौर इनके लिए जरूरी नहीं है, ये बड़े बड़े शहर जरूरी नहीं है। हाँ, वो डीजी खान और तौंसा चीफ जो है वो जो रिमोट एरिया वो इनकी प्रायोरिटी में है। मगर अब इस दौर में, वसीम अकरम प्लस के दौर में जो डेवलपमेंट हुई, जो डेवलपमेंट का पैसा लगा है वो तो सारा लग गया है डीजी खान में या मियाँ वाली में। बाकी पंजाब जो है वो तो अल्लाह के हवाले चल रहा है। तो यही हाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी हुआ है कि यहाँ के जो पैसे थे, यहाँ के जो फंड थे वो वहां पर लगा दिए गए, और यहाँ पे इनको कह दिए गए जी कि हमारे पास तो फंड ही ना काफी है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। और भाई जिस चीज का आपको पैसा मिला था पहले वो तो करो, जो चीज लगा दी है उसको तो मेंटेन करो, जो पैसे देने हैं वो पैसे तो दो, वो पैसे दिए नहीं और आगा दौड़ पीछा छोड़, ये हालात चल रहे हैं। जिस पूरे पंजाब के हालात हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, वही सेफ सिटी के हालात हैं। अच्छा खरल साहब, ये तो हम सुनते थे कि कराची सबसे बड़ा शहर है, वहां बड़ी जरूरत है सेफ सिटी की, कब से हम सुन रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। जब लाहौर का प्रोजेक्ट अगर नहीं चल पाएगा तो फिर तो कराची में भी वो सिंध हुकूमत कहेगी यहाँ शुरू ही ना करो, वहां पर इतना क्राइम है, यहाँ पर बहुत से इसके फायदे थे, तो इसका कोई हल क्यों नहीं निकल सकता? और ये बाबर साहब की बात तो सुनने में सही लगती है कि आप जरूर लगाएं डीजी खान में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आप सेफ पाकिस्तान बनाएं, सेफ सिटी क्यों, सेफ कंट्री होना चाहिए। मगर जो पहले प्रोजेक्ट लगे हुए हैं अगर वही नहीं चलेंगे तो फिर आगे आप कैसे लगा सकेंगे? उसामा साहब सुन ले, 13 अरब की लागत से सेफ सिटी अथॉरिटी जो कायम की गई और उसके ऊपर मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोजेक्ट लगाया गया, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत की 1.5 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। जाहिर बात है क्राइम भी बहुत ज़्यादा था, और ये शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। अब ये फरवरी की तनख्वाह जो है 20 करोड़ रुपए जारी नहीं हुआ, जिससे तनख्वाह और अखराजात अदा करने के लिए पैसे नहीं है। जो चीनी कंपनी के साथ ठेका किया गया दिसंबर में, उसमें मजीद एक्सटेंशन या उसका जो पैसा है पेमेंट, एक तो वो नहीं दी गई। मजीद उनकी डिमांड थी क्योंकि 8000 कैमरे की मेंटेनेंस के लिए उनका ये पैसे जो हैं वो कम पड़ गए हैं। लिहाजा दिसंबर से जब पेमेंट नहीं हुई तो 8000 में से 3000 कैमरे ख़राब हो चुके हैं अब तक। तो ये अब तक मैं बड़ा मुहतार जो कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ, ये अथेंटिक बात कर रहा हूँ। मजीद कैमरे भी अगर देखेंगे, दोबारा ऑडिट करेंगे या चेक करेंगे तो और ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो ये अथेंटिक बात यह है कि 8000 में से वो नॉन फंक्शनल हो गए। अब इसके बाद अब मुझे ये बताएं कि दूसरी जानब है सर जंग, पुलिस जो है वो सेफ अथॉरिटी की कहती है कि हमारे पास हो, महकमा दाखिला कहता है हमारे पास हो। अब मुझे लॉजिकल इस बात की समझ नहीं आती कि क्राइम कंट्रोल करना है पुलिस ने, ऑपरेशनल जो सारी फोर्स है वो है पुलिस, होम डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, या वहाँ पे अगर आप कंट्रोल रूम बना भी देते हैं तो किसी इलाके में वारदात होती है तो पुलिस का कम्युनिकेशन सिस्टम है वायरलेस, उसके ज़रिए DIG, IG से लेकर नीचे सारे कंट्रोल्स हैं, थाने हैं, SP रिस्पेक्टिव हैं, SHO हैं, मोबाइल गाड़ियाँ हैं, वो एक कनेक्टिविटी होती है। क्या एक वाकया होता है तो होम डिपार्टमेंट चिट्ठी लेके वो फुटेज लेने जाएंगे, 3 दिन उसके ऊपर लग जाएंगे, नाकाबंदी कैसे होगी, राउंड अप गाड़ियाँ कैसे होंगी? एक तो ये मुझे लॉजिक की समझ नहीं आती कि ये पुलिस का काम है, ऑपरेशनल फोर्स है, इसका कंट्रोल रूम पुलिस के पास होना चाहिए ना कि होम डिपार्टमेंट में। एक तो ये सर जंग जारी है,
और इसका भी तस्वीर नहीं होने को जा रहा। पिछले आईजी तब्दील हो गए, नए आईजी आ गए, अभी तक होम डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास रहेगा, पुलिस कहती है ये हमारे पास होना चाहिए, दूसरी तरफ फंड आपने बंद कर दिए, तीसरी तरफ लाहौर को छोड़ के डोगर साहब ने जो कहा कि अग्गा दौड़ और पीछा चौड़, आप जरूर डिजी खान लगाएं, हर शहर में लगाएं, हर मोहल्ले गली को सेव करें, पूरे पाकिस्तान को सेव पाकिस्तान करें, लेकिन जो चीजें लगी हुई हैं उनको खराब तो ना होने दे, उन रिसोर्सेज को जाया तो ना करें, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो करें। ये जो बात खरल साहब आपने जो कही है, जो बात आपने कही है, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर ये होता है कि हम चाहते हैं जिम्मेदारी कम हो, कोई भी शख्स चाहेगा कि कल को उससे पूछ कम हो, तो ये डिपार्टमेंट्स क्यों चाहते हैं कि सेफ सिटी इनके पास हो? क्या कोई फंड्स डायरेक्ट आते हैं और वो फंड्स जो हैं बड़े जरूरी होते हैं इनके लिए? वरना तो आमतौर पर एक शख्स कहता है कि मेरे पास जितना कम होगा मैं उतना बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। उसामा साहब नंबर 1 खांचे ओवर इनवाइसिंग, कैमरों की खरीदारी में इनवाइसिंग, ठेका देने में ओवर इनवाइसिंग, किकबैक कमीशन, और दूसरा बात अपनी अथॉरिटी ईगो कि मैं होम डिपार्टमेंट मेरे पास आना चाहिए, पुलिस कहती है कि हम डिपार्टमेंट हमारे पास होना चाहिए। वरना इसके अलावा जो आपने बात की, बात तो वही है कि ये तो जान छुड़ानी चाहिए कि भाई पुलिस वालों को कहें कि ये ले आप, क्योंकि अगर आपका कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जो जिसका काम उसी को साझे। अब ये कहें कि अथॉरिटी का अब कुछ चैनल कह दी हमारे यहाँ 5 मीटर कंट्रोल रूम रख दे तो हम इसको करेंगे, मतलब पुलिस का काम है उसको करने दे। होम डिपार्टमेंट डोगर साहब बता दें, डोगर साहब होम डिपार्टमेंट की लाइसेंस किस तरह बनेगा जब उनके पास अगर हो सिस्टम, तो एक वाकया गाड़ी चोरी होती है, कोई घर में चोरी होती है तो चिट्ठी लिखेगा आईजी होम सेक्रेटरी को, वो 4 दिन बाद छुट्टी जाएगी, गाड़ी इलाका घर पहुंच चुकी होगी। खरल साहब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसी के पास भी हो, चाहे वो होम के पास हो या पुलिस के पास हो, ये बात की बात है। पहली चीज तो ये उनको फंड तो दें यार, तब वो अपने जो आप कह रहे हैं कि 300 कैमरे जो पहले खराब हो चुके हैं, 3000 नहीं है, फंड नहीं देंगे तो जो पैसा इतना पैसा खर्च किया वो तो सारा जाया हो जाएगा। और दूसरी बात तो बात ये एडमिनिस्ट्रेटर तगड़ा होना चाहिए, ये मामले खत्म हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तगड़ा होता तो ये इशू ही ना चलते। मैं हैरान हूं कि ये मामले भी चल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उसको डीजी खां तक लेके चले गए कि डीजी खां में पहले कैमरे लगा दो। भाई जो पहले चल रहे हैं उनको तो कंट्रोल कर लो, जो महकमे के अंदर अख्तियारात की जंग चल रही है होम और पुलिस की, तो उसका फैसला करवा दो। फंड रोकने की तुक मेरे समझ में नहीं आई कि फंड क्यों रोक दिए गए। इतना बड़ा इतना जबरदस्त ये महकमा है, आप लाहौर इतना बड़ा मेगा सिटी है, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की बेतहाशा सिचुएशन है। अच्छा सर 1 मिनट रहता है, मुझे बताएं ये वजह भी तो हो सकती है कि पैसे ही नहीं है, वाकई पंजाब हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है। अगरचे अलग बात है कि डेवलपमेंट के फंड्स इनसे खर्च नहीं हो पा रहे, लेकिन इन कामों के लिए मेंटेनेंस के पैसे अलग होते हैं, वो नहीं है। तो क्या वो जो हमने सुना था कि वज़ीर आला के लिए घर भी और वो डबल मुझे एक बात बताएं, वो कम किया, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने खर्चे भी कम किए हैं या नहीं? फिर अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर डीजी खान में ये प्रोजेक्ट ले जाने के तुक क्या है? बेताशिया से प्रोजेक्ट जिनका मेरा ख्याल है कि डीजी खान से कोई वास्ता ही नहीं है। डीजी खान एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर जिस तरह फोकस किया जाए, चले मुल्तान पर फोकस किया जाए, भावलपुर पर फोकस किया जाए, समझ जाती है। आप डीजी खान पर हर चीज़ को डीजी खान लेके जा रहे हैं। जितना डेवलपमेंट का बजट है उसका कोई 70% तो डीजी खान पर लगा दिया गया है। वजह क्या है, क्यों डीजी खान को फोकस किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वहाँ से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्योर हो जाए, ताकि आप आने वाले वक्तों में 2-4 वहाँ पे सीटें जो है उस पर काबिज हो जाएं। सिर्फ इस चीज़ को फोकस बना के हर चीज़ को वहाँ पे खर्च किया जा रहा है। अभी जो डिबेट हो रही है वो ये है कि लाहौर में जो कैमरे लगे हुए हैं उनके लिए तो फंड नहीं है, वहाँ पर सैलरियों के पैसे हैं नहीं है। और डीजी खान में आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, लैंड रिक्वायर कर रहे हैं, इस पर देखते हैं आपका हर चीज का नोटिस शायद इमरान खान साहब को लेना अगर पड़ेगा, फिर कुछ होगा। ब्रेक का वक्त हो गया, बात करेंगे कि डॉन मीडिया ग्रुप जामी के जो इल्जामात हैं उनको उस तरह कवरेज नहीं देता, लेकिन उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन हमीद हारून की आती है उसको बड़ी कवरेज मिलती है। ऐसा क्यों है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जी खरल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आप हमें बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं कि जनाब पैमरा के रूल्स हैं और दोनों साइड का मौक़िफ़ होना चाहिए, चलें जी डायल करें, उनकी भी बात होनी चाहिए, मौक़िफ़ होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने डॉन इदारे का मौक़िफ़ रख देता हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। अब एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया जामी ने,
और उसको उन्होंने छापा। उसके साथ कहा जी कि हमीद हारून जो सीईओ हैं, सरबराह हैं डॉन मीडिया ग्रुप के, वो उसको डिनाई करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने नोटिस भी भेज दिया हमीद हारून ने, लेकिन जामी के बारे में उस तरह खबर नहीं छपती, या एक और शख्स इल्जाम लगा देता है उसकी छपता है। खैरल साहब, इसको आप क्या कहेंगे? लिया जा रहा है या डॉन ने जामिया किया है या उनको बुलाया है या उनके बाद उसको कोई आगे जो वो कह रहा है, जो मीडिया में बातें कर रहा है या जो दूसरा शख्स सामने आ गया है, उसकी कहीं बात की है? देखिए उसामा साहब, दो चीज़ें हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके लिए रेगुलेटर है पैमरा, लेकिन उसके बावजूद लोग हमारे खिलाफ अदालतों में भी जाते हैं, इस्तगासे भी करते हैं, हद की इज़्ज़त के दावे भी करते हैं बावजूद इसके। एक है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया जो है उसके लिए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी है, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी है, और जो एथिक्स की बात की जाती है, मीडिया एथिक्स की बात की जाती है और प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जो ये बड़े आज़ादी सहाफ़त के बड़े लंबरदार बनते हैं। मुझे ये बताएं कि एक इदारे के सरबराह के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा है, साबित नहीं हुआ लेकिन इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम जब लगता है और वो किसके ज़रिए लगता है? एक फ़ॉरेन मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। तो पहली बात तो ये है कि उसको भी सू करें। ये जहाँ पे जामी ने ये इल्ज़ाम लगाया और ये चीज़ सामने आई, इस तरह फिर सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ये चीज़ें आई। अब अगर कोई अच्छा इदारा है, कोई भी अच्छा इदारा जो क्लेम करता है कि जनाब हम मॉरल और प्रिंसिपल्स और एथिक्स के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, तो एक उनके सरबराह के बारे में एक चीज़ आती है उसके खिलाफ, तो उसका मौक़िफ़ तो इस तरह छापते हैं जैसे उनकी तायद की जा रही है। यानी हमीद हारून साहब का मौक़िफ़ जो है उसके अंदर ये लग रहा है जैसे उनकी तायद की जा रही है, और यकतरफा मौक़िफ़ छाप कर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। क्या ये उस ग्रुप की जो भी ये काम करेगा मुजरमाना खामोशी तस्वर नहीं होगी? अब जामी के जो इल्ज़ामात हैं उसको मुस्तरद करने की खबर छाप रहे हैं। जी। जामी के बाद एक और जो आपने बताया विक्टिम सामने आता है, मुतासरा शख्स, लेकिन इसका भी कोई मौक़िफ़ नहीं छापा गया। मामले की तहकीक अब तक क्यों नहीं हो सकी? ये सवाल है डॉन की मैनेजमेंट से। ये सवाल है वो जो लोग कहते हैं कि डॉन तो जनाब बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे और बड़ा स्टैंडिंग कर रहा है। इनकी जितनी खबरें हैं, वो डॉन लीग्स पार्ट 1 हो 2 हो, इनके जितने लोग हैं उनके बारे में मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये अखबार कर क्या रहा है, ये बेच क्या रहा है, ये क्या लोगों को बता रहा है, क्या दिखा रहा है। ये मामला ये है कि ये जो कौन से एथिक्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इदारों के अंदर अपने मुर्सिब होते हैं। अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो क्या हमारे इदारे को इंटरनल इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? हमारे ऊपर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर इदारा नहीं करता और तो मैं समझूंगा मेरा इदारा भी। मैं तो आप दोनों से सीखता हूं, मैं बड़ा मोहतात होकर बात कर रहा हूं, मैं बहुत मोहतात होकर बात कर रहा हूं, वरना जो मुझ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, मैं वो नहीं बात कर सकता क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन लोग बड़े बड़े नज़ीर लगारी साहब ने कहा कि आपने ग्रुप का हवाला दिया, सामने आया नज़ीर लगारी साहब ने कहा कि हमारे ग्रुप में इस तरह की चीजें आई तो हमने इंक्वायरी की इंटरनल। सही। अच्छा बाबर साहब, आखिर में सिर्फ 1 मिनट है। वो एक हॉलीवुड का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसकी खबर आई, वो चंद खवातीन सामने आई, फिर करते करते कोई 50 के करीब तादाद हो गई। अब मैं ये सिर्फ मोहतात होकर इशारा ही कर सकता हूं कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब इसका क्या बनेगा कि वो एक इदारे ने बस उनको एक दफा छाप दिया और क्लैरिफिकेशन उनकी आती चली जा रही है कि लीगल नोटिस भी भेज दिया, सारा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ से उस तरह कवरेज नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? उसामा साहब, जिस तरह से खरल साहब बात कर रहे थे, देखिए डॉन एक बड़ा अखबार होने का दावा करता है, लेकिन बाल माजी में भी इस अखबार से डॉन लीग्स 1 या डॉन लीग्स 2 देखें तो आप जिस तरह से अदारों पर कीचड़ उछाली गई, बिला जवाज बगैर किसी के एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया, और अब ये फिर दोबारा से इसी तरह हो रहा है कि क्या आप देखेंगे हमीद हारून जो है उन पर एक इल्ज़ाम है, एक इल्ज़ाम लगाया गया। मी टू एक कैंपेन थी, उसके तहत जामी जो हैं, जो एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि 13 बरस पहले उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की, उनके साथ रेप किया, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का तो ये तकाजा है कि डॉन के जो रिपोर्टर थे कैटालिस्टिक अप्रोच के साथ, इम्पार्शियल होकर, इम्पर्सनल होकर, जिस तरह से वो बाकी स्टोरीज के साथ को डील करते, स्टोरी को भी डील करते, वो दोनों साइडों का मुकम्मल मौक़िफ़ लिया जाता है, जामी का मौक़िफ़ लिया जाता है। हर इदारे के लिए लाज़मी है कि हैरेसमेंट के हवाले से भी क़वानीन में बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है, इस पर कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो वो करें।
अच्छा सर, वक्त खत्म हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब आपका भी शुक्रिया और असद खरल साहब आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।